इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है एंड वो लॉन्ग रन में क्या अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए या फिर बुरा होता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लस मैं कोशिश करूंगा ये भी समझाने का कि क्यों पूरी दुनिया में मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑलरेडी डेफिसिट में है फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड ये यूनिक फेनोमेना है। मान लीजिए आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं और आपका मंथली अर्निंग है 10,000 रुपीज। आप अगर 9,000 खर्चा करते हो, 1,000 सेव करते हो ना, तो आप अपने आप को बेटर ऑफ फील करोगे। बट अगर आप किसी महीने 11,000 सेव एक्सपेंड कर देते हो तो वो जो 1,000 रुपीज है वो डेफिसिट आप कहाँ से मैनेज करोगे? या तो पुरानी सेविंग्स से या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ है उसको बेच के आप मैनेज करोगे, राइट? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के गैप को डेफिसिट कहते हैं। फिजिकल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जो इनकम है एंड एक्सपेंडिचर है उसके बीच का डिफरेंस को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। अब पहले ये समझ लेते हैं जैसे कि आपका और मेरा अगर कोई अर्निंग है, जो हम कुछ काम करते हैं उससे हमारी कुछ अर्निंग है, ठीक है? तो वो जो कुछ अर्निंग होती है उसको अगर आप संभाल के रख पाते हो और एक्सपेंडिचर कम करते हो तो आपका एसेट क्रिएट होते जाता है। बट अगर आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हो, जो जिसको हम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया बोलते हैं, तो मान लो आप कमाते 10,000 हो, खर्चा 15,000 करते हो, तो 5,000 का हर महीने डेफिसिट होते जाएगा। ये डेफिसिट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। या तो आप कुछ बेच के कर सकते हो या फिर आप कुछ लोन लेके कर सकते हो। लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, वो भी आपके एक्सपेंडिचर में ऐड होते जाएगा, उसके कारण आपका डेफिसिट और बढ़ते जाएगा। और इसी कारण चाइना लोगों को डेट ट्रैप में फंसा देता है। तो कंट्रीज क्यों फिर भी जब जानते हैं कि हमारा भाई रेवेन्यू अगर 10 रुपये है तो हम 12 रुपये क्यों खर्चा करें या 15 रुपये क्यों खर्चा करें, करते हैं। तो उसका मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ और जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कोई चीज़ को। लेकिन हाँ, अगर कोई भी खर्चा अगर हमें पता है कि हाँ हम मैनेज कर पाएंगे तो उसको लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्या है? मेजर रेवेन्यू सोर्स दो हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हो तो इस वीडियो में जब वीडियो आप देख रहे होगे तो इसके पहले एक ऐड आया होगा जो गूगल ने चलाया होगा। उस ऐड पे भी जो भी बिलिंग होती है उस पर जीएसटी आता है गवर्नमेंट को। आपने ये मोबाइल पे अगर आप देख रहे होगे, अगर 10,000 का मोबाइल है तो उसमें ऑलरेडी 9% गवर्नमेंट को चला गया होगा इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जैसे हम जैसे लोग साल के एंड में आपका आईटीआर फाइल करते हैं, टैक्सेस देते हैं। मैं तो एडवांस टैक्स भी देता हूँ, तो हर 3-3 महीने पे कुछ टैक्स पे करते रहना पड़ता है। तो हम जो एडवांस टैक्स पे करते हैं वो बेसिकली हो गया आपका ये डायरेक्ट डायरेक्ट रेवेन्यू। तो डायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये 2-3 चीज़ें हो गई। प्लस मान लीजिए आप कोई एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट होके आते हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। कोई लग्जरी कार यूज़ कर रहा है, कोई BMW ऑडी कुछ यूज़ कर रहा है, तो उसके कार से इंपोर्ट होके आते हैं। अगर इंपोर्ट होके आते हैं तो उसमें टैक्सेस लगते हैं। तो गवर्नमेंट का वो ये टैक्स रेवेन्यू हुआ। दूसरा रेवेन्यू क्या है? दूसरा जो रेवेन्यू है वो बेसिकली कुछ ऑपरेशंस को चलाने के लिए है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रेलवे टिकट खरीदते हो, ठीक है? तो टिकट बुकिंग का कुछ प्राइस जाता है IRCTC को, लेकिन बाकी सारा पैसा जो रहता है वो रहता है आपका गवर्नमेंट के पास। बट उसके लिए गवर्नमेंट इतने एम्प्लॉयज़ को रखता है, उतने एम्प्लॉयज़ का सैलरी वो पे करता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो टिकट प्राइसेस हैं और जो कलेक्शन होते हैं वो उनको मैनेज करने में चले जाता है। रोड पे आप जब चलते हो रोड टैक्स लगता है, जो भी गाड़ियाँ यूज़ करते हो उनको पता होगा। प्लस आप किसी हाईवे से जा रहे हो, आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, उस पर वो टोल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों उससे जो रोड बनाने का खर्चा था वो रिकवर नहीं होने वाला, बट वहाँ पे जो टोल टैक्स पे जो एम्प्लॉय रखा हुआ है उसका मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है एटलीस्ट वो निकल जाए। ये तो हो गया रेवेन्यू सोर्सेज। और इसी तरह बहुत छोटे छोटे रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। आप आज एक कोई भी फॉर्म लेने जाओ तो वहाँ पे पैसे लग जाते हैं, कुछ भी करो तो उस पर कुछ पैसे लगते हैं। तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवर किया जाता है, वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता। अर्निंग का मेजर सोर्सेज रेवेन्यू टैक्सेशन से आता है, बाकी सब एक्सपेंडिचर का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही आप मान के चलो, वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं काउंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा एक्सपेंडिचर सेगमेंट। तो अब एक्सपेंडिचर में क्या करता है गवर्नमेंट? रोड्स बनाता है, रेलवे नेटवर्क बनाता है, हाईवेज बनाते हैं। इंडिया चूंकि एक पुअर कंट्री है तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिस्काउंट में देता है, फ्री में देता है। सारा कॉस्ट गवर्नमेंट नहीं रिकवर करता है बहुत सारी चीज़ों का।
गरीब लोगों को कुछ ना कुछ योजना में, फार्मर्स को कुछ ना कुछ योजना में पैसा देते रहते हैं। ऑल्दो लोग मिसयूज भी करते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी लेते हैं, लेकिन मतलब ये सब जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में करता है। प्लस इतने सारे डिपार्टमेंट्स चलते हैं, दुनिया भर में ट्रैवल होता है मिनिस्टर्स का हमारे, जहाँ बड़े बड़े जगह पे जाके लोग स्पीच देते हैं, फिर उसके बाद उनके संग पूरा उनका कॉन्वे जाता है, वो सब जाता है, तो वो सब पे भी एक खर्चा होता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में मेन खर्चा क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा जो होता है गवर्नमेंट का, डिफेंस पे जो खर्चा होता है, जैसे हमारे आर्मी पर्सनल है, तो आर्मी पर्सनल, अब पाकिस्तान के जैसा हमारा आर्मी नहीं है कि किसी को भी सिक्योरिटी चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी जाके सिक्योरिटी दे। हमारा आर्मी फिर भी थोड़ा इज्जतदार काम करता है, वो उनका जो काम है वो वही करते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपका एक्सपेंडिचर होता है। आप प्लेन्स खरीदते हो, एयरक्राफ्ट खरीदते हो, ये सब पे मतलब फाइटर प्लेन्स वगैरह, तो वो सब एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हो गया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सेगमेंट। अब होके क्या रखा है कि इंडिया में रेवेन्यू से फॉर एग्जांपल एक्स है या 10,000 रुपये है, और खर्चा हमारा 12,000 रुपये है। ये 2,000 हमारा बार बार गैप रह जाता है, और दिन पर दिन ये गैप बढ़ते जा रहा है। फिर भी इंडियन इकोनॉमी कैसे सर्वाइव कर पा रही है? अगर हर महीने गैप बढ़ते ही जा रहा है, हर साल गैप बढ़ते ही जा रहा है, तो सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, आज हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हैं, ठीक है, और हमारा फिजिकल डेफिसिट 10 बिलियन का है, तो हमारा इकोनॉमी 3 ट्रिलियन पे है, ये 5% भी ग्रो करता है तो 15 बिलियन हर साल ऐड कर रहा है ये अपने इकोनॉमी में। और हमारा अगर फिजिकल डेफिसिट इसके नीचे रहता है, ठीक है, तो फिर भी एज ए कंट्री हम सरवाइव कर पाएंगे, अनलाइक कंट्रीज लाइक श्रीलंका या पाकिस्तान, जहां पे जीडीपी उतनी बड़ी नहीं है, डेट बहुत बड़ा हो गया था, एंड वो क्या हो गया, डेट पे आप करने का आपके पास पैसा नहीं है, मतलब डेट का इंटरेस्ट पे करने के लिए भी आपको डेट लेना पड़ता था। उनका ये कंडीशन हो गया था। हमारा कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब इंडिया गरीब कंट्री थी 1950s 60s 70s 80s इवन 90s तक, वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े लोन्स लिए थे। उन लोन्स को धीरे धीरे पे ऑफ किया जा रहा है इन ए सिस्टमैटिक मैनर। जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो हिस्टोरिकली इंडिया को डेवलप करने के लिए लोन लिए गए थे, उसका इंटरेस्ट भी जाता है। अभी तक इंडिया अपना इंटरेस्ट आराम से सर्विस कर पा रहा है, इसीलिए हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता भी है ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड जब भी गवर्नमेंट को लग रहा है, से 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने कोल इंडिया का आईपीओ लेके आया था। पता है क्यों लेके आया था? उस समय उसके आईपीओ से जो 20-22 हज़ार करोड़ रुपए गवर्नमेंट को आए, वो यूज़ किया गया हमारा डेट सर्विसिंग में और फिजिकल डेफिसिट को कम करने में। अभी गवर्नमेंट का नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है एक, जिसमें गवर्नमेंट सारा हाईवे, सारा एयरपोर्ट, सारा रेलवे, ऑलमोस्ट सब कुछ बेचने के प्लान में है, मतलब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बेचने के प्लान में है गवर्नमेंट। इससे क्या होगा, जो 6-7 लाख करोड़ का रेवेन्यू आना है वहां से, उससे क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा कम कर लेगा। आपने नोटिस किया होगा, हर अभी कुछ दिन पहले एलआईसी का आईपीओ है, उससे 20-22 हज़ार करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए, वो फिजिकल डेफिसिट से उतने रुपए कम हो जाते हैं। 20 हज़ार करोड़ मतलब 3 बिलियन रेवेन्यू होता है। अगर आपका 8 बिलियन का फिजिकल डेफिसिट है, तो 3-4 बिलियन आप बस ये स्टेक सेल से कर लेते हो। तो हर साल गवर्नमेंट क्या करता है, अपने पीएसयू कंपनीज में और ये सब में कुछ कुछ स्टेक बेचते रहता है, जिससे क्या है, कुछ नहीं भी तो 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए रेवेन्यू वहां से आ जाता है। तो ये स्टेक सेल से, और धीरे धीरे वो शेयर्स पब्लिक के पास आते जाते हैं। तो शेयर्स इंडिया के बाहर भी नहीं गए, पब्लिक ने भी ले लिया, एंड गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी मैनेज हो गया। फ्रेश लोन इंडिया को अभी आज फिलहाल नहीं लेना पड़ रहा है, इसीलिए फ्रेश लोन चूंकि नहीं लेना पड़ रहा है, इसीलिए हम फिर भी मैनेज कर पा रहे हैं डेफिसिट में भी अपनी इकोनॉमी को। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो रेवेन्यू, हमारा इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उसमें मिसमैच है। हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह अगर कम कर दे, फ्री बहुत सारी चीज़ों को देता है, उसको अगर कम कर दे, तो होगा क्या कि हमारा फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। बट जब भी इलेक्शन ईयर आता है तो फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या, पब्लिक को दुखी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि एट द एंड आपको वोटिंग चाहिए रहती है। तो यही ये साइकिल है, और जब भी इलेक्शंस आएंगे उस समय फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ेगा। इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट थोड़ा सा कर्व करेगा ताकि फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा कम हो, फिर वापस इलेक्शंस आएंगे तो 2-3 साल लगते हैं कम करने में, फिर 2-3 साल में वो फिर बढ़ जाता है। तो ये साइकिल चले जा रहा है। बस एक ही एडवांटेज है एज ए कंट्री हमारा, कि हमें नया लोन नहीं लेना पड़ रहा है, और अगर और मतलब जो लोन लेना भी पड़ रहा है वो हमारा इंटरनल डेट है, एक्सटर्नल डेट नहीं है। तो अगर हम एक्सटर्नल डेट नहीं लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है।
इंटरनल डेट में कोई इशू नहीं है। जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, अपना बॉन्ड्स इशू करता है, पब्लिक उस बॉन्ड को सब्सक्राइब करता है, एंड उस बॉन्ड को जब सब्सक्राइब करता है तो पब्लिक पैसा देता है। तो क्या गवर्नमेंट ने अपने ही सिटीजन से पैसा लिया, बाहर से नहीं लिया। जब बाहर से आप नहीं लेते हो तो आप रिस्क में नहीं हो, क्योंकि अपनी कंट्री में ही अगर पैसा है, आप ही का पैसा है, मेरा ही पैसा है, तो वो पैसा साइकिल में घूमते रहेगा, उसमें कभी भी ये नहीं होगा कि बाहर में कहीं पैसे लौटाने हैं। तो ये एक एडवांटेज है। अब गवर्नमेंट इंडिया में ही और अच्छा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं उसमें अगर आप नोटिस करोगे, पहले ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता था बाहर वालों का। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडियंस भी उसको सब्सक्राइब करने लगे, क्योंकि इंडियंस के पास भी धीरे धीरे पैसा होते गया है और कहीं स्पेंड करने का जगह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसी में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए वो एक बार के लिए मैनेज हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट डेट अभी फ्रेश ले भी रहा है, वो एक्सटर्नल डेट नहीं लेके इंटरनल डेट ले रहा है। इंटरनल डेट में हमारा थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि जो डेट पे कमाई भी होगी, मान लीजिए आपने आरबीआई का बॉन्ड ले लिया 7% वाला, 7% बॉन्ड में आपका 30% तो गवर्नमेंट टैक्स ही ले लेता है। तो नेट गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है, 5% कर रहा है। अगर यही डेट वो फॉरेन इन्वेस्टर को लेता है, फॉरेन इन्वेस्टर जो टैक्स जो इंटरेस्ट अर्न करेगा उस पर उसको टैक्स नहीं देना है, बट इंडियन इन्वेस्टर अगर अर्न करता है तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो नेट आपने 5% ही पे किया, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ डेट थोड़ा सा कम हो गया। तो ये धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी ना, हमारा एक्सटर्नल डेट कम हो के हमारा इंटरनल डेट बढ़ते जाएगा। तो ये डेट भी नुकसानदायक नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा अगर इकोनॉमी डेफिसिट में भी चल रहा है, कंटिन्यूअस फिस्कल डेफिसिट में चल रहा है, तो भी कंट्री स्टेबल रह जा रहा है। तो ये चीज अपने को समझनी है। ऑल्दो काफी सारे कंसेप्ट में नहीं क्लियर कर पाया, क्योंकि इसके ऊपर 1 घंटा भी आदमी बोलता रहे ना तो कम रहेगा, प्लस Q&A भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर आपका कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट क्या होगा, मैं और थोड़ा सा बेटर वे में उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, या नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और बेटर वे में समझा पाऊँ।